सभी मेहमान मन्नत को ही देख रहे थे। वो लगी इतनी खूबसूरत रही थी कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। मन्नत बननी यानी कि दुल्हन थी, तो उसके लिए गीत गाए गए और धूमधाम से उसका स्वागत करके उसे अंदर ले जाया गया। पैलेस के दूसरे हिस्से का बड़ा सा गेट खुला तो उसमें से एक साथ कई सारी गाड़ियां लाइन से अंदर घुसी। उनके आते ही वहां भी जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने लगे। बन्ना सा यानी कि दूल्हे राजा जो पधार रहे थे। मन्नत हॉल में औरतों के बीच बैठी हुई थी। तभी एक लड़की भागती हुई आई और बोली, लड़की वाले आ गए हैं, देखो ना उस साइड में कितनी जोर जोर से ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वाओ, मुझे तो जीजू को देखना है, वो कितने हैंडसम है यार। उस लड़की की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सैया जो आ चुके हैं। उस लड़की की बात सुनकर मन्नत की दूर की चाची बोली, स्वीटी अब जल्दी मिलना होगा जमाई सा से, पर आज तो नहीं मिल पाओगी। आज दोनों घरों में अपने अपने रीति रिवाज होते हैं ना। स्वीटी बोली, मम्मा इसका मतलब अब सीधा शादी के दिन यानी कि परसों ही मिलना होगा क्या? चाची बोली, तेरी बात नहीं कर रही, तू तो अभी भी मिल सकती है। मैं तो रूफी की बात कर रही हूँ कि वो अपने होने वाले पति से अब सीधा शादी के दिन ही मिलेगी। सब औरतें मुस्कुराने लगी। वही मन्नत शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसे वहां से भागने की इच्छा हो रही थी। पैलेस के दूसरी तरफ महल के आगे गाड़ियां आकर रुकी। उसमें से पूरा राणा परिवार और उनके काफी रिश्तेदार गाड़ी से बाहर निकल गए। सभी के ऊपर फूलों की बारिश की जा रही थी और मोतियों की माला पहनाई जा रही थी। सबसे आगे वाली गाड़ी में से शक्ति बाहर आया और उसने पीछे की सीट का डोर खोला और उसमें से हमारे दूल्हे राजा अपनी शान और रुतबे के साथ गाड़ी से बाहर निकल आए और जोश से ढोल नगाड़े बजने लगे। अभ्युत सच में बड़ा हैंडसम और आकर्षक लग रहा था। उसके चेहरे पर घमंड तो दुनिया भर का था। उसका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया और सब लोग महल के अंदर चले गए। कुछ ही देर में दोनों पक्षों में विनायक पूजा शुरू हो गई थी, जिसमें अभ्युत सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए पूजा में बैठा था और शांति से पूजा कर रहा था। मन्नत ने पीच कलर की साड़ी पहनी थी और बालों में क्लचर लगाया हुआ था। माथे पर एक बिंदी लगाई हुई थी और शांति से विनायक पूजन में बैठी हुई थी। कुछ देर बाद पूजा संपन्न हुई और मन्नत को उसके दुल्हन के रूम में ले जाया गया। उसे पाठ के लिए रेडी जो करना था। अभ्युत भी अपने रूम में चला गया था। कल से दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी क्योंकि दोनों को ही वक्त नहीं मिल पा रहा था। इसलिए अभ्युत थोड़ा बेचैन हो रहा था। पर अब 2 दिन बाद तो मन्नत हमेशा के लिए उसके पास ही आ जाएगी, ये सोचकर वो शांत था। मन्नत ने दोबारा स्नान किया और पार्लर वाली उसे पाठ के लिए रेडी करने लगी। मन्नत को आज राजपूती पोशाक पहनाई गई थी, ऐसा उसकी सास ने कहा था इसलिए, और वो राजपूती पोशाक उन्हीं की तरफ से दी गई थी। मन्नत को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया था और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। राणा खानदान की रीत के अनुसार ही सोनल जी सब कुछ कर रही थी ताकि उनको बुरा न लगे। सोनल जी कमरे में आई तो अपनी बेटी को देखकर हैरान रह गई। मन्नत सच में बड़ी प्यारी लग रही थी। उसकी सास की चॉइस वाकई में काफी काबिले तारीफ है। उन्होंने मन्नत के लिए बेस्ट कपड़े भिजवाए थे। सोनल जी उसके पास आई और उसके कान के पीछे नजर का टीका लगाकर भावुकता में बोली, मेरी बच्ची, तुम्हें कभी किसी की नजर न लगे, ऐसी ही तुम्हारी खूबसूरती बढ़ती रहे। दिल खुश हो गया तुम्हें यूं देखकर। मन्नत को उसके गहने काफी हैवी लग रहे थे, इसलिए वो मासूमियत से बोली, मम्मी कितनी देर तक पहनकर रखना है क्योंकि मुझे हैवी लग रहा है। सोनल जी बोली, अरे मेरी भोली जान, अभी तो पाठ बैठना है, उसके बाद उतार देना, ठीक है? मन्नत बोली, जल्दी जल्दी पाठ पर बिठा दो ना, मुझे थोड़ी नींद भी लेनी है। सोनल जी बोली, बदमाश कहीं की, अब चलो मेरे साथ, बाहर सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मन्नत बोली, मुझे नहीं जाना प्लीज, मुझे उन सबसे शर्म आती है, सब लोग मुझे घूरते हैं, बातें करते हैं। सोनल जी बोली, तो क्या हुआ, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैं तुम्हारी तरह शर्मा कर रूम में बैठ जाती तो तुम दोनों भाई बहन कैसे आते इस दुनिया में? मन्नत बोली, पर आप मेरे साथ साथ रहना, ओके? सोनल जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर महल के बड़े से आलीशान हॉल में ले गई, जहां बीचों बीच स्टेज पर पाठ रखा गया था और नीचे चारों तरफ मेहमान चेयर्स पर बैठे हुए थे। मन्नत के आते ही राजस्थानी ढोल बजने लगा, जिस पर कई औरतें मेवाड़ी डांस करने लगी, जो कि उदयपुर में प्रसिद्ध है। चाची ने मन्नत का हाथ पकड़ा और उसे सभी औरतों के बीच ले आई और डांस करने को कहा। मन्नत को बहुत शर्म आ रही थी। सोनल जी ने उसे इशारा किया तो मन्नत शुद्ध राजपूती डांस करने लगी, जिसे देखकर सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। मन्नत के हाथों और पैरों के स्टेप काफी बेमिसाल लग रहे थे। कई औरतों ने उसके ऊपर से पैसे लेकर गोल घुमाकर ढोली को दे दिए। मन्नत को देखकर दूर खड़े मानव जी की आंखों से पानी बह रहा था। उनसे ये दूरी शायद बर्दाश्त नहीं होगी। वो इस मासूम के बिना कैसे रहेंगे? दिन भर जिसकी चिक चिक सुनकर उन्हें सुकून मिलता था, अब से वो किसी और के आंगन की शोभा बन जाएगी। मानव जी वहां से चले गए। उन्हें देखकर मिहिर भी उनके पीछे पीछे चल दिया। उसके लिए भी ये सब काफी मुश्किल था। कुछ देर डांस करने के बाद सोनल जी मन्नत को स्टेज पर ले गई और उसे पाट पर बिठा दिया गया। किसी से कहकर मानव जी को बुलाया गया और मानव जी और सोनल जी ने मिलकर मन्नत को तिलक लगाया। फिर उसे घी और बताशे खिलाए गए। इस तरह से ये रस्म शुरू हुई। महल के दूसरी तरफ अभ्युत अपने रूम में रेडी होकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसका कोई दोस्त तो था नहीं, एक शक्ति था जो उसके बगल में खड़ा होकर कब से उसके ऑर्डर को सुन रहा था। तभी रूम का डोर नॉक हुआ। शक्ति ने डोर खोला तो अजय जी अंदर आए और अभ्युत को देखकर बोले, अभ्युत अब कुछ दिनों तक काम से छुट्टी ले लीजिए, आपकी शादी होने जा रही है, आप रेडी हैं तो चलिए रस्म शुरू करनी है। अभ्युत बोला, आप चलिए हम आते हैं। अजय जी बोले, बेटा हम आपको लेने आए हैं, आइए हमारे साथ। अभ्युत ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और बेड से खड़ा होकर अपने कुर्ते को ठीक करते हुए उनके साथ हॉल की तरफ चल दिया। वहां भी बिल्कुल वैसी ही सजावट की गई थी। अभ्युत को देखकर सब खुश हो गए थे। उनका हैंडसम राजकुमार आज और भी आकर्षक लग रहा था। उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था और चेहरे पर चश्मा लगाकर हॉल में आया था। अभ्युत को देखकर दादी सा उसके पास आई और लाल मिर्च से उसकी नजर उतारते हुए बोली, ठाकुर जी आपके ऊपर आने वाली हर बला को दूर कर दे और आपको कभी किसी की बुरी नजर न लगे। अभ्युत हल्का सा मुस्कुरा दिया और बिना रुके स्टेज पर जाकर पाट पर बैठ गया। दादी सा घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए वे आंटी की थाली लेकर स्टेज पर गई। उन्होंने अभ्युत को तिलक लगाया और जैसे ही उसे घी बताशे खिलाने लगी तभी उसने मुंह फेर लिया। सब लोगों के चेहरे पर शिकन आ गई। अभ्युत के गुस्से से हर कोई वाकिफ था। सबको यही तो डर था, पर दादी सा मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, थोड़ा मीठा खाना सीख लीजिए जनाब, क्योंकि आपकी होने वाली बीवी काफी मीठी मीठी सी है। उनके सामने यूं नखरे दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और कभी कभी तो चलता है। अभ्युत दादी सा को घूरने लगा और उसने थोड़ा सा घी और बताशे खा लिए। फिर आरती जी और अजय जी ने भी ऐसे ही रस्म अदायगी की और दोनों पक्षों की तरफ पाठ की रस्म चलने लगी। ढोल नगाड़े दोनों तरफ पूरे जोश में बज रहे थे। सभी लोग धूमधाम से नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे। कुछ देर बाद पाठ की रस्म पूरी हो गई और मन्नत को स्वीटी उसके रूम में ले गई। रूम में आते ही मन्नत बेड पर पसर गई। लड़के वालों की तरफ से भी रस्म पूरी हो चुकी थी और अभ्युत अपने रूम में चला गया था। उसके साथ शक्ति भी चला गया था। लंच का टाइम था, सब लोग लंच कर रहे थे क्योंकि शाम को हल्दी होने वाली थी। स्वीटी ने मन्नत का फोन लिया जो बेड पर पड़ा था और उसे ओपन करने लगी, पर उससे ओपन हुआ नहीं। उसने लेटी हुई मन्नत से कहा,
दीदी इसका पासवर्ड बताओ ना। मन्नत बोली, नहीं मुझे राणा जी ने मना किया है किसी को भी फोन देने से, तो चुपचाप सो जाओ और सोने दो। स्वीटी ने मुंह बिगाड़ा और रूम से बाहर चली गई और इधर मन्नत को नींद आ गई थी। कुछ देर बाद सोनल जी उसके लिए खाना लेकर आई, पर मन्नत को सोया हुआ देखकर वापस चली गई। शाम के 4 बज चुके थे और लड़के वालों की तरफ से हल्दी की रस्म शुरू होने वाली थी, क्योंकि अभ्युत को लगी हुई हल्दी ही मन्नत को लगने वाली थी। अभ्युत टाइम का एकदम पक्का था। वो समय से तैयार होकर सोफे पर बैठकर शक्ति से नेक्स्ट डील की जानकारी ले रहा था और कुछ देर बाद उसके लिए बुलावा भेजा गया। अभ्युत ने हल्दी के अनुसार पीला कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जिसमें वो बेहद आकर्षक और हैंडसम लग रहा था, जैसा कि वो हमेशा ही लगता है। अभ्युत शक्ति से बात करते हुए लॉबी से होता हुआ स्विमिंग पूल एरिया की तरफ बढ़ने लगा, जहां हल्दी का फंक्शन होने जा रहा था। अभ्युत के वहां पहुंचते ही ढोल नगाड़े बजने लगे और फूलों से उसका स्वागत किया गया। अजय जी आगे आए और उसे देखकर बोली, आइए बैठिए। अभ्युत पार्टी पर बैठ गया, जहां आज उसे हल्दी लगने वाली थी। अभ्युत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर अंदर ही अंदर वो मन्नत से मिलने के लिए बेताब हुए जा रहा था। आज का दिन तो वैसे भी चला गया था और बचा कल का दिन। परसों तो वो मन्नत को अपने सामने देख पाएगा। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 35। दादीसा आगे आई और पहले तो उन्होंने अभ्युत की बलाइयां ले ली और उसके पैरों के पास बड़े से सोने के थाल में रखे एक बाउल की तरफ अपने हाथ को बढ़ा दिया, जिसमें हल्दी रखी हुई थी और उसके पास में घास रखी हुई थी, जो मौली यानी कि शुद्ध धागा से बंधी हुई थी। दादीसा ने एक एक हाथ में घास के गुच्छे को ले लिया और उसे हल्दी के बाउल में डुबा लिया और सबसे पहले अभ्युत के पैरों पर हल्दी लगाई, उसके बाद उसके घुटनों पर, फिर उसके कंधों पर और अंत में उसके गाल पर हल्दी लगा दी। दादीसा बहुत खुश थी अपने पोते को देखकर, जो दूल्हा बनने जा रहा था। दादीसा के बाद अजय जी और आतिका जी ने भी जोड़े से अभ्युत को हल्दी लगा दी और उसके बाद सानिया ने भी ऐसा ही किया। कुछ और रिश्तेदारों ने डरते हुए अभ्युत को हल्दी लगा दी। सब लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे और खुशियां मना रहे थे, पर अभ्युत बेचैनी से बैठा हुआ मन्नत को याद कर रहा था। उसने पूरे एक दिन से मन्नत की आवाज नहीं सुनी थी और उस लड़की को तो कोई मतलब ही नहीं है, कॉल करो तो ठीक, न करो तो ठीक। अभ्युत की हल्दी हो चुकी थी और अब उसे उसके रूम में नहाने के लिए भेज दिया गया था। अभ्युत गुस्सैल और घमंडी जरूर था, पर अपने खानदान के हर रीति रिवाज को ढंग से मानता था, यही उसकी खासियत थी। अभ्युत के जाने के बाद बाकी की हल्दी सानिया के हाथों लड़की वालों के यहाँ भिजवा दी गई थी। सोनल जी मन्नत को उठा उठाकर परेशान हो गई, पर ये लड़की हिली तक नहीं। अंत में परेशान होकर उन्होंने मन्नत के कान में कहा, रूफी देख जमाई सा आए हैं तुझसे मिलने के लिए। इतना सुनते ही मन्नत को जैसे झटका लगा और वो फटाक से उठकर बेड पर बैठ गई और हड़बड़ाकर बोली, मैं उठ गई राणा जी, देखिए मैं उठ गई। सोनल जी ने उसकी तरफ मुंह बनाया और पार्लर वाली से कहा, इसे हल्दी के लिए जल्दी से रेडी करो और कोई भी नाटक करे तो मुझे आकर बता देना, सीधा जमाई साहब को कॉल करूंगी। इतना कहकर सोनल जी रूम से बाहर चली गई। मन्नत को अब जाकर होश आया कि उसकी मम्मी ने उसे उल्लू बना दिया था। मन्नत ने मुंह बिगाड़ा और वापस सोने लगी तो पार्लर वाली बोली, मैडम आप सोइए मत, मुझे आपको रेडी करना है वरना सोनल आंटी मुझे डांटेंगी। मन्नत ने तकिए को जोर से अपने मुंह पर मारा और बोली, पहले ये अगला तो उतार दो फिर दूसरा चढ़ाओ। हे भगवान, इतने भारी कपड़े, इतने ही भारी गहने, सुनो मेकअप एकदम लाइट होना चाहिए वरना मैं सफेद भूत लगूंगी। पार्लर वाली ने हाँ में सर हिला दिया और मन्नत के गहने उतारने लगी। मन्नत बाथरूम में जाकर अपने हल्दी वाले कपड़े पहनकर वापस आई और पार्लर वाली ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मन्नत एकदम रेडी हो गई थी और मुंह फुलाकर बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी चाची और सोनल जी रूम में आए। सोनल जी बोली, तुम्हारी ननद आ चुकी है हल्दी लेकर, अब चलो बेटा। मन्नत बोली, मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। चाची बोली, रूफी अभी तो रस्में शुरू हुई हैं और तुम अभी से परेशान हो रही हो बेटा। मन्नत बोली, चाची अभी तो फिर भी ठीक है, पर इससे पहले जो गहने पहनाए थे ना वो बहुत भारी थे, मैं तो थक गई हूँ। चाची उसके पास आई और उसके माथे को चूम कर बोली, ये राह है जो जमाईसा नाम की मंजिल तक तुम्हें पहुंचा देगी। राह कठिन है पर मंजिल बहुत अच्छी है। मन्नत के चेहरे पर मुस्कान आ गई जैसे ही उसने अभ्युत का जिक्र सुना। अब जाकर उसे याद आया कि उसने कल से अभ्युत से बात नहीं की है, वो न जाने क्या कर रहा होगा। मन्नत का मन हो रहा था कि अभ्युत को देखे, पर कैसे। मन्नत अपने ख्यालों में गुम थी। तभी सोनल जी उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर प्यार से उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगी। मन्नत शर्माती हुई सबके बीच में हॉल में आ गई, जहाँ सब कुछ पीले फूलों से सजाया गया था। सभी लोग पीले कपड़े पहनकर बैठे हुए थे। मन्नत हॉल के बीचों बीच आई। उसे देखकर सानिया बहुत खुश हो गई और उसके पास आकर बोली, भाभी साहब आप बहुत प्यारी लग रही है, भाई साहब यहाँ होते तो पक्का आपको देखकर घायल हो जाते। मन्नत ने शर्म से नजरें झुका ली। सोनल जी ने उसे बिठा दिया और सानिया ने उन्हें हल्दी थमा दी। सानिया मन्नत के पास में बैठ गई। मन्नत के नाना जी आगे आए और मन्नत को हल्दी लगाने लगे। मन्नत की नानी जी नहीं थी। नाना जी ने घास के गुच्छे को लिया और मन्नत के पैरों पर, घुटनों पर, कंधे पर और फिर उसके गाल पर हल्दी लगा दी और उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहो बेटा, नई जिंदगी की ढेरों शुभकामनाएं। मन्नत ने मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका दी। फिर मन्नत के मम्मी पापा आगे आए और उसे हल्दी लगाने लगे। मन्नत मुस्कुराकर उन दोनों को देख रही थी। सोनल जी ने इधर उधर देखा और कहा, मानव जी ये मिहिर कहाँ है, उसे बुलाओ ना, हल्दी लगा दे रूफी को जल्दी से। मानव जी ने कहा, हाँ रुको मैं बुलाता हूँ। मिहिर का जिक्र होते ही सानिया की बेचैनी बढ़ने लगी। वो भी इधर उधर उसे ढूंढने लगी। कुछ ही देर में मानव जी मिहिर को लेकर आए और बोले, जाओ उसे हल्दी लगाओ। मिहिर को देखकर सानिया के दिल में हलचल होने लगी। वो एक टक मिहिर को देख रही थी जो मन्नत की तरफ बढ़ रहा था। आज वो पीले कुर्ते में बहुत हैंडसम लग रहा था। मन्नत के पास आकर मिहिर ने उसको हल्दी लगाई और अंत में अपनी उंगली से लेकर हल्दी उसके नाक पर लगा दी और जोर जोर से हंसने लगा। सानिया उसकी हंसी में कहीं खो गई थी। मन्नत ने भी मिहिर के नाक पर हल्दी लगा दी और हंसने लगी। सब लोग उन्हें खुशी से देखने लगे। मन्नत ने देखा सानिया उसे प्यार से देख रही थी। तभी मन्नत ने मिहिर के गाल से अपना हाथ हटाकर सीधा सानिया के गाल पर लगा दिया और बोली, आप भी लीजिए ननद साहब। मिहिर की नजर सानिया पर पड़ी तो वो खामोश हो गया और उसके गाल को देखने लगा जिस पर उसके गाल से ली गई हल्दी लगी हुई थी। सानिया ने अपनी नजरें झुका ली और बोली, भाभी साहब अब मैं चलती हूँ, काफी तैयारियां करनी है। मन्नत बोली, अरे आप इतना जल्दी क्यों जा रही है, रुकिए ना। सानिया बोली, नहीं नहीं दादी ने जल्दी आने को कहा है। इतना कहकर सानिया जल्दी से वहां से चली गई। मिहिर एक तक उसे जाते हुए देख रहा था। वो भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पीछे पीछे चला गया। सानिया तेजी से भाग रही थी। मिहिर बाहर आया, उसने देखा सानिया भाग रही थी तो वो जोर से बोला, अरे आराम से, इतनी जल्दी किस बात की आपको। मिहिर की आवाज सुनकर सानिया के कदम वहीं ठहर गए पर वो मुड़ी नहीं। मिहिर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। मिहिर उसके सामने जाकर बोला, क्या हुआ आपको, इस तरह से चली क्यों आई, कुछ बुरा लगा क्या आपको। सानिया नजरें झुकाकर बोली, नहीं कुछ भी बुरा नहीं लगा। मिहिर बोला, मन्नत ने मेरे गाल से हल्दी लेकर आपके गाल पर लगा दी,
इस बात का बुरा लगा क्या आपको? सानिया बोली, बिल्कुल भी नहीं। मिहिर बोला, तो आप इस तरह से चली क्यों आई? सानिया ने मुंह फेर लिया और धीरे से बोली, कुछ बातें समझने में, उनको स्वीकार करने में थोड़ा टाइम लगता है। इतना कहकर सानिया तेजी से वहां से चली गई। मिहिर तो उसे देखता ही रह गया और मुस्कुराकर बोला, सही कहा आपने, कुछ कुछ बातें जल्दी समझ नहीं आती। मेरा भी कुछ यही हाल है। मिहिर वहां से चला गया और सानिया भी शर्माती हुई वहां से चली गई थी। मन्नत और अभ्युत की हल्दी हो चुकी थी और आज के सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से बिना किसी विघ्न के संपन्न हो गए थे। मन्नत कपड़े बदलकर अपने आलीशान रूम में आराम से बेड पर लेटी हुई बार बार अपने फोन में अभ्युत की फोटो देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। रात का वक्त था, डिनर करके सब लोग अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे, पर मन्नत को नींद नहीं आ रही थी। वो तो अभ्युत की फोटो देखने में मग्न थी। उसे अभ्युत से बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी, पर वो उसे सामने से जैसे कॉल करे उसे तो डर लगता था कि कहीं वो बिजी हुआ तो उस पर गुस्सा करेगा। मन्नत अपने अंदर मन के विचारों से लड़ रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने ध्यान से देखा कि अभ्युत का कॉल आ रहा था। ये देखकर तो मन्नत की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो बेड से खड़ी हो गई और बालकनी में चली गई। उसने जल्दी से कॉल अटेंड कर लिया और गहरी सांस लेने लगी। जैसे ही उसने गहरी सांस ली, उसकी आवाज सुनकर अपने रूम के बालकनी में खड़े अभ्युत की आंखें अपने आप बंद हो गई और चेहरे पर दीवानापन छाने लगा। वो मन्नत को, उसकी सांस को महसूस कर रहा था। वही मन्नत का दिल धक धक कर रहा था। दोनों खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद अभ्युत ने अपनी आंखें खोली और जुनून से बोला, बच्ची। अभ्युत के मुंह से अपने लिए बच्ची सुनकर मन्नत के दिल को सुकून मिल गया। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर दुनिया भर की खुशियां छा गई। कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अभ्युत उसके हाल समझ रहा था और वो फिर से उसी जुनून से बोला, बच्ची। मन्नत ने अपनी आंखें खोली और बेहद हसीन और धीमी आवाज में बोली, राणा जी। अभ्युत के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और उसने अपने एक हाथ को बालकनी के रेलिंग पर रखा और दीवानगी से बोला, बस कल का और दिन है हम दोनों के बीच। उसके बाद ना कोई पर्दा और ना ही किसी भी तरह की कोई दूरी, सिर्फ मैं और मेरी बच्ची। मन्नत के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ गई। उसने कान से फोन हटा दिया और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए शर्माने लगी। अभ्युत की बातें उसके बदन में सिरहन पैदा कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और फोन कान पर लगाकर मासूमियत से बोली, राणा जी, आपको तो मेरी याद भी नहीं आई ना? कल पूरे दिन आपने मुझे कॉल नहीं किया और आज भी अब जाकर कॉल किया है। अभ्युत बोला, मतलब तुम मेरे बिना नहीं रह सकती है ना बच्ची? मन्नत को शर्मीली हंसी आ गई और वो बात बदलते हुए बोली, अरे ऐसा नहीं है। अभ्युत बोला, मतलब मेरे बिना रह सकती हो? मन्नत बोली, अरे ऐसा भी नहीं है राणा जी। अभ्युत बोला, तो कैसा है फिर, बताओ मुझे। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।